नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि वाताग्र। हम जानेंगे वाताग्र क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पूरे टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रंट्स एंड फ्रंटोजेनेसिस। वाताग्र जनन और वाताग्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम आंसर की शुरुआत करेंगे फ्रंट या वाताग्र की डेफिनेशन देते हुए। हम बताएंगे फ्रंट इज अ स्लोपिंग बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस। दो विपरीत वायु द्रव्यमानों के बीच की एक ढलान वाली सीमा जो होती है उसे हम फ्रंट्स कहते हैं। ये जो दो डिफरेंट एयर मासेस होते हैं इनमें टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर और डायरेक्शन ऑफ विंड ये टोटली डिफरेंट होता है। ये ऐसे एक दूसरे की तरफ डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो ये एयर मासेस के कॉन्सेप्ट को हम अभी समझते हैं, पहले हम इसको रीड कर लें। तो फिर उसके बाद हम फ्रंटोजेनेसिस बताएंगे क्या होता है। फ्रंटोजेनेसिस होता है प्रोसेस ऑफ जनरेशन, निर्माण या रीजनरेशन ऑफ डिकेइंग फ्रस्ट, क्षयकारी वाताग्र का पुनर्जनन। इसकी प्रक्रिया जो होती है इसको वाताग्र जनन कहा जाता है। अब देखिए एयर मासेस क्या होते हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में उसे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे उसे शॉर्ट में बताते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर अगर कोई एयर बहुत लंबे समय तक है एक बड़े एरिया में तो वो उस एरिया की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है। अब जैसे पोलर रीजन में कोई एक बड़ा सा लैंड मास है, उसके ऊपर कोई एयर है काफ़ी लंबे समय तक, तो वो उतना बड़ा सा उतना पूरा रीजन जो होगा वहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज़ उस लैंड मास की आ जाएंगे। जैसे अगर वो कोल्ड रीजन में है तो वो उतना उसमें ठंडक आ जाएगी। पोलर रीजन की एयर की ठंडक अलग होगी, टेम्परेट रीजन की अलग होगी। इसी तरीके से अगर कोई ओशन के ऊपर है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट डिफरेंट होगा, तो उस एरिया में मॉइस्चर होगा इस हिसाब से। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, टेम्परेट रीजन में मॉइस्चर कम होगा ओशन के ऊपर। तो वो अपने रीजन की प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर लेता है। एक बड़ा सा एयर का मास, एक बड़ी क्वांटिटी का एक पूरा एयर का मास होता है वो, तो उसी को एयर मास कहते हैं। अब ये फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट आपको इधर इंडिया की तरफ या ट्रॉपिकल रीजन में देखने को कम मिलता है, एकदम नेग्लिजिबल देखने को मिलता है आपको। ये मिड लैटिट्यूड रीजन जो होते हैं, स्पेशली आपका ये सदर्न यूरोप हो गया, आपका ये मंगोलिया, रशिया, सदर्न रशिया वाला एरिया हो गया, साथ साथ आपका इधर नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया हो गया। यहाँ पे आपको फ्रंट्स का कॉन्सेप्ट देखने को बहुत मिलता है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट मेनली फ्रंट्स ही डिटरमाइन करते हैं। तो फ्रंट्स में एक्चुअली होता क्या है, जब दो एयर मासेस होते हैं, आप सपोज कीजिए जो ओशन के ऊपर का टेम्परेट, मान लीजिए एक पोलर रीजन से ओशन, पोलर रीजन का जो ओशन है, पोलर मेरीटाइम एयर मास है, वो आपका इधर साउथ की तरफ मूव कर रहा है, और आपका ये टेम्परेट रीजन का मिड लैटिट्यूड का मेरीटाइम एयर मास जो है, टेम्परेट मेरीटाइम एयर मास, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो पोल के साइड से एयर मास आ रहा है वो ज़्यादा ठंडा होगा कंपैरेटिवली जो टेम्परेट रीजन से एयर मास जा रहा है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो इसमें से जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो वाला एयर मास डोमिनेट कर जाएगा। तो हम अगर मान लीजिए कोल्ड, अब दोनों ही कोल्ड एयर मास है दोनों टेम्परेट रीजन में, अगर आप ट्रॉपिक के रिस्पेक्ट में देखें, लेकिन आपस में इन दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। वार्म का मतलब ये नहीं कि एकदम वार्म एयर मास, वो कंपैरिजन में वार्म और कोल्ड होते हैं। तो अब जो ये आपस में टकराएंगे तो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो एयर मास जीत जाएगा, वो एयर मास उस रीजन को कवर कर लेगा। तो
उसे हम कोल्ड या वार्म एयर मास कहेंगे। जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होगी, दोनों टकरा के पैरेलल हो जाएंगे तो उसे हम स्टेशनरी फ्रंट कहेंगे। इस तरीके से फ्रंट्स बनते हैं बेसिकली जब दो एयर मास आपस में टकराते हैं, और जो अगर हर कंडीशन में वार्म एयर मास ही ऊपर जाएगा, लेकिन जो डोमिनेट करेगा एयर मास उसके नाम पे फ्रंट का नाम पड़ जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर कंडीशंस क्या क्या होती हैं फ्रंटोजेनेसिस या वाताग्र जनन के लिए, फ्रंट्स के बनने के लिए। तो फ्रंट्स एक लिमिटेड एरिया में बनते हैं व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल। अब कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है कि टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। जो दो एयर मास टकरा रहे हैं, अगर दो वार्म एयर मास आपस में टकराएंगे तो कोई आपको सिग्निफिकेंट उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब कोई दो एकदम कंट्रास्टिंग एयर मास टकराएंगे तभी आपको फ्रंट बनता दिखेगा। बट टू एयर मासेस आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली टकराएंगे वो तभी जब एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फ्रंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। अब ये 4 मेन टाइप्स कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट का ये कुछ फैक्चुअल डेटा है, पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। तो वार्म फ्रंट्स आर जेंटली स्लोपिंग फ्रंट। ये वो धीरे धीरे ढलान वाले वाताग्र होते हैं, इनका बहुत जेंटल स्लोप होता है और इनका एवरेज स्लोप 1:100 से 1:200 तक होता है, इन विच वार्म एयर जेंटली राइजेज ओवर द कोल्ड डेंस एयर। देखिए हर फ्रंट में वार्म एयर ही राइज करेगी, क्योंकि हमें पता है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो राइज तो वार्म एयर ही करेगी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि दे कॉज मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर सेवरल आवर्स। इसमें बहुत सीवियर प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, इसमें जेंटल प्रेसिपिटेशन होता है पर बहुत लंबे समय तक प्रेसिपिटेशन होता है। ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट से रिलेटेड। उसके बाद है व्हेन वार्म फ्रंट पासेस थ्रू अ रीजन इट कॉजेज राइज इन टेम्परेचर। क्योंकि वार्म होता है तो वो उस एरिया के टेम्परेचर को वो बढ़ाएगा एंड प्रेशर भी बढ़ाएगा, क्योंकि वार्म भी चीज़ जो भी होती है वो हाई प्रेशर से रिलेटेड होती है और वेदर में चेंजेस आए। साथ ही साथ फिर द क्लाउड्स एसोसिएटेड विद देम कौन कौन से हैं। हर फ्रंट से एक क्लाउड एसोसिएट होता है, तो साइरस क्लाउड, स्ट्रैटस क्लाउड, निम्बस क्लाउड और साइरोस्ट्रैटस क्लाउड एसोसिएटेड है। साइरोस्ट्रैटस क्लाउड आर नोन फॉर क्रिएटिंग हैलो अराउंड सन एंड मून। जो साइरोस्ट्रैटस क्लाउड होते हैं ये चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर एक प्रभा मंडल बनाते हैं, एक हैलो टाइप का बनाते हैं। फिर वार्म फ्रंट का ये डायग्राम है। ये वार्म फ्रंट में वार्म एयर ऊपर उठ रही है, ये कोल्ड फ्रंट है। यहाँ पे इन फ्रंट के रीजन में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। फिर हम आते हैं कोल्ड फ्रंट की तरफ। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन वार्म एयर मास इज रिप्लेस्ड बाय अ कोल्ड एयर मास। जैसे कि हमने देखा जो फ्रंट डोमिनेट करेगा तो इस सिचुएशन में कोल्ड फ्रंट डोमिनेट करता है। या फिर एक और रीजन की वजह से कोल्ड फ्रंट बनते हैं, जब वार्म एयर मास वो रिट्रीट करे तो और उसकी जगह ले ले कोल्ड एयर मास, तब भी हमें कोल्ड फ्रंट देखने को मिलता है। अब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कोल्ड फ्रंट मूव्स विद 2 times फास्टर देन वार्म फ्रंट। 2 गुना ज़्यादा तेजी से मूव करते हैं कोल्ड फ्रंट एंड देयर स्लोप वेरीज फ्रॉम 1:50 टू 1:100। द वेदर एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट क्या क्या है, क्लाउडीनेस होती है, बादल बनते हैं, थंडर स्टॉर्म होता है यानी बादल गरजते हैं और बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और कभी कभी इनसे स्नोफॉल या हेल स्टॉर्म्स भी होते हैं, बर्फबारी ओलावृष्टि भी होती है। कौन कौन से क्लाउड्स इन फ्रंट से रिलेटेड है, तो साइरस क्लाउड है, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड है, निम्बस क्लाउड है और क्यूमनो निम्बस क्लाउड्स है। आगे आने वाले टाइम में हम सारे क्लाउड्स को भी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देखिए ये इसका कोल्ड फ्रंट का डायग्राम है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। ये वार्म फ्रंट ऊपर उठ गया, ये कोल्ड फ्रंट इधर बना है, यहाँ पे आपको बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। ये जो इस तरीके का सिंबल है ये कोल्ड फ्रंट को दर्शाता है, ये सिंबल्स हैं तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये इस तरीके से जो शार्प होते हैं ये होते हैं कोल्ड फ्रंट के सिंबल, और ये जो आर्क टाइप का स्मूथ होता है ये वार्म फ्रंट को दर्शाता है।
अब ऑक्लूडेड फ्रंट या अपवर्जित वाताग्र, ये जब कोल्ड एयर पूरी तरीके से छोड़ देती है अपनी सरफेस को और ऊपर उठ जाती है, और जब वार्म एयर सरफेस को पूरी तरीके से छोड़ देती है और कोल्ड एयर कंप्लीटली उसको कवर कर लेती है, उस एरिया को, वार्म एयर पूरी तरह से वहाँ से वैनिश हो जाती है, तब इस सिचुएशन को आप कहते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट बनना। ग्राउंड सरफेस को वार्म एयर पूरी तरीके से छोड़ देती है। अ कॉम्प्लेक्स कोल्ड एंड वार्म मिक्स्ड वेदर इज एसोसिएटेड विथ सच फ्रंट एंड they are common in West Europe. They fuel the formation of mid latitude cyclones, यानी कि ये टेम्परेट साइक्लोन्स को बढ़ावा देते हैं। देखिए, जब वार्म एयर सरफेस से कांटेक्ट छोड़ देती है अपना, उसके बाद जो वार्म एयर मास ऊपर जा रहा होता है उसमें भी मॉइस्चर होता है, तो बारिश तो ये भी करते हैं फ्रेंड्स, और बारिश कंडेंसेशन इनसे भी होता है, बारिश ये भी करते हैं, पर इतना सेवियर वेदर चेंज इन फ्रंट से देखने को नहीं मिलता है जितना कि कोल्ड और वार्म फ्रंट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए, ये वार्म फ्रंट में, ऑक्लूडेड फ्रंट में आपको ये डायग्राम दिखेगा, ये आपके ये जो शार्प से बने हुए होते हैं, ये आपके कोल्ड फ्रंट को दर्शाते हैं, और ये वार्म एयर है जो ये वार्म फ्रंट को दर्शाते हैं, जो आपके स्मूथ जेंटल से आर्क्स होते हैं इस टाइप के। फिर स्टेशनरी फ्रंट, ये सबसे सिंपल सा फ्रंट होता है जब दो फ्रंट इक्वल इंटेंसिटी के कन्वर्ज होते हैं। जब कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होती है और जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ये पैरेलल हो जाते हैं, और कुछ ज़्यादा वेदर चेंज देखने को नहीं मिलता है इन फ्रंट से, बस दे आर एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होती है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हर फ्रंट में होगी क्योंकि वार्म एयर ऊपर उठेगी, तो प्रेसिपिटेशन इनसे भी एसोसिएटेड है, पर कोई खास वेदर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमने देखा, ये वार्म फ्रंट ऐसे, देखिए दोनों इक्वल इंटेंसिटी है, एक बार आपको कोल्ड फ्रंट एक बार वार्म फ्रंट ऐसे देखने को मिलेगा, ये कोल्ड एयर है, यहाँ वार्म एयर है। तो इसी के साथ ये हमने फ्रंट्स कंप्लीट किया, और हम अब देखेंगे जोन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस। 3 जोन्स होती हैं जहाँ फ्रंट्स बनते हैं, पोलर फ्रंटल जोन पोलर रीजन में, आर्कटिक रीजन में आर्कटिक फ्रंटल जोन, फिर इंटरट्रॉपिकल फ्रंटल जोन इंटरट्रॉपिकल रीजन्स में। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।